हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर चैनल सीए आदित्य चौधरी क्लासेस। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट रिवाइज करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हुआ करे उसके जस्ट तुरंत बाद जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो, जहां भी आपने क्लास लिया हो वहां का नोट्स या जो भी हो, उससे तुरंत आप केस स्टडीज कवर कर ले। नोट्स आपके लिए मोर देन एनफ है। जो भी मैं यहाँ पे नोट्स, ये समरी नोट्स मोर देन एनफ है। इसको प्लस आप केस स्टडीज को रेफर कर ले, श्योर शॉट आप 90 प्लस इजिली स्कोर कर सकते हैं। ये अगर 20 से 22 दिन मेरे साथ आप अच्छे से जुड़े रहे तो आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ पाए, इस लेक्चर के साथ जुड़ पाए और काफी स्टूडेंट्स इस 90 प्लस के टारगेट को अचीव कर पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहले आता है 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और प्रमोशन में हमने देख लिया था प्रमोशन मिक्स। 2 मिनट में बता दो मुझे, प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आता है? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड लास्ट पब्लिक रिलेशन। ठीक है, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बता दो। एडवर्टाइजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस, पर्सनल सेलिंग में क्या आता है बताओ, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन। सेल्स प्रमोशन में क्या क्वेश्चन बनता है, टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। एंड लास्ट आता है पब्लिक रिलेशन, रोल ऑफ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4P में एक प्रमोशन वाला पार्ट खत्म कर लिया। अब आ जाओ प्लेस वाला पार्ट। प्लेस में देखो, यहाँ पे सबसे फर्स्ट एक टॉपिक आता है प्लेस में कि आप जब बिजनेस आप करते हो तो एक होता है मैन्युफैक्चरर, ध्यान से सुनना, एक होता है मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर को अपना सामान अल्टीमेटली पहुंचाना होता है कंज्यूमर तक। मैन्युफैक्चरर अपना सामान पहुंचाना चाहता है अगर कंज्यूमर को, तो वो कितना बड़ा चेन बनाता है वो डिपेंड करता है आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक तो होता है जीरो लेवल ऑफ चैनल जिसे बोला जाता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है जीरो लेवल ऑफ चैनल जिसे बोला जाता है डायरेक्ट चैनल। जीरो लेवल ऑफ चैनल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ना अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को दे देता है। जैसे बोला जाता है डोर टू डोर सेलिंग। डोर टू डोर सेलिंग होता है ना, वाटर प्यूरिफायर भी बेचा जाता है। मेल ऑर्डर, डायरेक्ट मेल के थ्रू ऑर्डर करके डायरेक्ट सामान कंज्यूमर तक मैन्युफैक्चरर के दुकान से पहुंचा दिया जाता है। तो अगर ये मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को सामान पहुंचा रहा है तो इसको, क्योंकि इसके बीच में कोई भी लेवल नहीं है, इसीलिए इसे बोला जाता है जीरो लेवल और डायरेक्ट लेवल। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। ये तो हो गया डायरेक्ट चैनल और जीरो चैनल। अब आता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में अगर बीच में रिटेलर आया, अगर बीच में रिटेलर आया मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, मतलब मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देगा और रिटेलर कस्टमर को देगा, तो बीच में एक चेन बना, तो इसीलिए इसे बोला जाता है वन लेवल। वन लेवल। फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग ना अपने ही शोरूम, अपने ही रिटेलर्स के थ्रू सामान बेचती है, कार जो भी होते हैं। अगर इसके बीच में दो चेन आया, मतलब मैन्युफैक्चरर को अपना सामान कस्टमर तक पहुंचाना है, तो बीच में ये होलसेलर और रिटेलर की हेल्प लेता है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर इन टर्न डिलीवर करेगा कस्टमर को। तो बीच में दो लोग इन्वॉल्व हुए, जैसे कि कुछ कंज्यूमर गुड्स इसमें डील किए जाते हैं, नमक हो गया, साबुन हो गया, ऐसी चीजें। तो यहाँ पे दो लेवल है, इसीलिए इसे बोला जाता है टू लेवल चेन। अगर बीच में एक और आ गया एजेंट, मतलब मैन्युफैक्चरर अपना एजेंट अपॉइंट कर लेता है, मैन्युफैक्चरर खुद का अपना एजेंट अपॉइंट करता है और एजेंट देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर देता है इंटर्न कस्टमर को। तो बीच में तीन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है थ्री लेवल चैनल। तो बताओ, एक तो देखा डायरेक्ट चैनल, एक देखा इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब जीरो लेवल, इनडायरेक्ट चैनल का मतलब वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल। वन लेवल में कौन इन्वॉल्व होता है, वन लेवल में रिटेलर इन्वॉल्व होता है। टू लेवल में कौन होता है, होलसेलर और रिटेलर होता है। थ्री लेवल में कौन होता है, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। दैट्स ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है, केस स्टडी अगर किसी को बहुत अच्छे से करनी हो ना, तो इन पॉइंट्स पे, इन की पॉइंट्स पे जरूर फोकस करना जो मैं बता रहा हूं आपको। जब भी आप ये क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, आपको शॉर्ट चैनल लेना चाहिए या लॉन्ग चैनल लेना चाहिए, मतलब आपको बड़ा चेन क्रिएट करना चाहिए अपना सामान कस्टमर तक पहुंचाने के लिए या छोटा चैनल क्रिएट करना चाहिए।
बताओ, आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन चलना चाहिए, शॉर्ट चैनल और लॉन्ग चैनल, शॉर्ट चैनल और लॉन्ग चैनल। आ जाओ वो फैक्टर्स देखते हैं कि आप शॉर्ट चैनल देखोगे या लॉन्ग चैनल। उस फैक्टर्स में सबसे पहला आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल गुड्स जैसा है, इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब पता है क्या होता है, कि एग्जांपल देता हूँ, कैपिटल गुड्स होते हैं, सीटी स्कैन की मशीन है। अब सीटी स्कैन की मशीन इंडस्ट्रियल गुड्स है, क्या ये कॉस्टली गुड्स नहीं होगी? इंडस्ट्रियल गुड्स जनरली बहुत कॉस्टली होते हैं, और अगर ये थोड़ी सी भी टूट फूट हुई ना, तो इसमें ज्यादा हैवी लॉसेस हो जाता है। तो ये सामान आप ना जितना छोटा चेन बनाए उतना फायदा है। क्यों बीच में चेन बढ़ा बढ़ा कर कस्टमर तक पहुंचाते पहुंचाते सामान ही बर्बाद हो जाएगा, तो ये नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो आपको अगर इंडस्ट्रियल गुड्स, हैवी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं, आप भारी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक सिटी स्कैन मशीन वगैरह, तो इसके खरीदने वाले, इसके बायर्स होते हैं ना, नॉट सो मच होते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते। और अगर बहुत ज्यादा लोग नहीं होते और बहुत हैवी सामान होता है, बहुत कॉस्टली सामान होता है, तो आप जितना शॉर्ट चैनल बनाओ ना उतना फायदेमंद है। जबकि अगर मैं बात करूं कंज्यूमर प्रोडक्ट की, कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट छोटे, साबुन हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, ऐसी चीजों में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं होता। अब ऐसी चीजों में आपको लॉन्ग चैनल क्रिएट करना चाहिए। आपको लॉन्ग चैनल क्यों? ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर, हम लोग सिर्फ एक एक की बात करेंगे अभी। नेचर ऑफ प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल है तो आपको शॉर्ट चैनल, अगर कंज्यूमर है लॉन्ग चैनल। ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट पेरिसेबल नेचर का है, तुरंत खराब होने वाला, उसकी सेल्फ लाइफ 1-2 दिन की है, तो आपको शॉर्ट चैनल यूज करना चाहिए। क्यों इतना बड़ा चैनल क्रिएट कर रहे हो? लेकिन अगर वो नॉन पेरिसेबल है, चल सकता है आराम से 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, तो यू कैन ऑप्ट फॉर लॉन्ग चैनल। क्यों? लॉन्ग चैनल में क्या होता है, आपका खर्चा कम होता है, शॉर्ट चैनल में आपका खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि आपको खुद सामान पहुंचाना है कस्टमर तक। तीसरा आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आपको देखोगे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मतलब आपके कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है। अगर आपके कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, अगर आपके पास सरप्लस फंड बहुत ज्यादा है, पैसे पड़े हुए हैं, तो बनाओ ना शॉर्ट चैनल, अपने ही रिटेल आउटलेट के थ्रू सामान पहुंचाओ। मारुति उद्योग अपने ही रिटेल आउटलेट के थ्रू ज्यादा 2 लेवल और 3 लेवल नहीं बनाती, 1 लेवल में डील करती है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है तो अपने आउटलेट के थ्रू कस्टमर को सामान पहुंचाओ, ठीक है? तो आप शॉर्ट चैनल यूज करो। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कम है, आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है, पैसे नहीं रहते आपके पास, तो आप लॉन्ग चैनल। आपको आपके वॉइस ठीक है ना? आपको अपने प्रोडक्ट पे अगर ग्रेटर कंट्रोल चाहिए, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे ग्रेटर कंट्रोल चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि मेरी जो अपनी, जैसे कि KFC है, उनका अपना अलग फॉर्मूला होता है चिकन प्रोडक्ट बनाने का, तो ऐसे ही अगर आपको अपने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लोगों तक पहुंचाने से डर लगता है, आपकी अपनी कुछ बनाने के फॉर्मूला है, अलग है, डिफरेंट है, तो आप अपने प्रोडक्ट पे अगर ग्रेटर हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहते हो तो लॉन्ग चैनल मत बनाओ, लोगों के हाथ में कंट्रोल मत दो, आप शॉर्ट चैनल बनाओ। और अदरवाइज अगर आपको लगता है नहीं चलेगा, अपने को ग्रेटर कंट्रोल नॉट रिक्वायर्ड, देन लॉन्ग चैनल आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गया आपका कितना पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल है, कंज्यूमर है। ड्यूरेबिलिटी पेरिसेबल है, नॉन पेरिसेबल है, ठीक है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छा है, खराब है। कंट्रोल रिक्वायर्ड, ग्रेटर कंट्रोल चाहिए, नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटिव फैक्टर में कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली ये पॉइंट ध्यान रखना है, वेन एवर यू डिसाइड कि आपको शॉर्ट चैनल ऑप्ट करना चाहिए या लॉन्ग चैनल, यू शुड मेक ऑल्सो अ कंसिडरेशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको अपने कंपटीशन, आपके सेम नेचर के बिजनेस वाले लोग क्या कर रहे हैं वो जरूर देख लेना, ठीक है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर में कुछ भी नहीं है। जब भी आप ये चीजें डिसाइड करो तो वहां के लगने वाले लीगल और इकोनॉमिक कंडीशन को भी आप कंसिडरेशन देकर ही चीजों को डिसाइड करना। बताओ, तो यहाँ पे अपना क्या खत्म होता है, क्या कहते हैं, प्लेस वाला पार्ट। लेकिन प्लेस वाले पार्ट पे एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर एक प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करना है, तो बताओ उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो कुछ भी नहीं, आप सोच कर थोड़ा सा देखो, आप क्या करते हो, एक बार माइंड में बनाओ मेरे साथ याद करने के लिए। आप सबसे पहले ऑर्डर देते हो, हम्म, आप सबसे पहले ऑर्डर देते हो, फिर उस ऑर्डर की प्रोसेसिंग होती है, उस ऑर्डर की प्रोसेसिंग होने के बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन वहां से जाता है,
उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, सामने वाला पर्सन क्या देखता है, मेरे पास इतनी एनफ इन्वेंट्री होनी चाहिए कि मैं इसको सामान डिलीवर कर सकूं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और लास्ट में अगर अभी डिलीवरी नहीं देनी तो मेरे को ये सामान अभी डिमांड नहीं है तो वेयर हाउसिंग भी चाहिए। तो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जब सामान मैन्युफैक्चरर से कस्टमर की ओर जाता है तो उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो एक जगह से जब दूसरी जगह सामान जाता है, जब उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्या क्या स्टेप्स होते होंगे। तो पहले ऑर्डर जो आया होगा, ऑर्डर की प्रोसेसिंग हो रही होगी, किसने ऑर्डर दिया है, किस चीज का ऑर्डर है, क्या चाहिए उसको, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है। ये ऑर्डर आपकी एक्यूरेट एंड स्पीडी होनी चाहिए। एक्यूरेट एंड स्पीडी ऑर्डर की प्रोसेसिंग होनी चाहिए। अगर ये एक्यूरेट और स्पीडी नहीं हुआ तो ये सामान लेट रीच पहुंचेगा कस्टमर तक, लेट से पहुंचेगा, और या तो रॉन्ग क्वांटिटी में पहुंच जाएगा, रॉन्ग क्वांटिटी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब भी पहला स्टेप ऑर्डर की प्रोसेसिंग होगी, एक्यूरेट और स्पीडी होनी चाहिए, अदरवाइज ये लेट रीच होगा कस्टमर तक और ये रॉन्ग क्वांटिटी में पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। उसके बाद बीच में होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब आपको कितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहिए कि आपका एडिशनल डिमांड पूरा हो जाए। आपका एडिशनल डिमांड पूरा हो जाए, कभी भी एडिशनल डिमांड आया तो आपके पास इतनी इन्वेंट्री एनफ होनी चाहिए कि आप उस इन्वेंट्री से उनकी डिमांड पूरी कर सके कस्टमर की। और लास्ट में वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को स्टोर करना, जब डिमांड होगी तब बेचना। मतलब मैन्युफैक्चर कभी और हुआ, डिमांड कभी और हुआ, इसके बीच जो टाइम गैप है, इस टाइम गैप को कौन फील करता है, वेयर हाउसिंग फील करता है। एक्ट ऑफ स्टोरिंग प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी, ये टाइम गैप को कम कर देता है बिटवीन प्रोडक्शन, बनाने का टाइम कुछ और है, कंजप्शन करने का टाइम कुछ और है, इन दोनों के बीच के टाइम को कौन कम करता है, वेयर हाउसिंग, नहीं तो सामान खराब हो जाता है। यहाँ पे अपना पार्ट खत्म होता है प्लेस वाला। यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स का दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट हमने खत्म कर लिया, प्रमोशन और प्लेस। बताओ प्लेस में आपने क्या पढ़ा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि मैं शॉर्ट चैनल ऑप्ट करूं या लॉन्ग चैनल। तो आपने देखा था कि उस पर डिपेंड किस पे करता है, आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी को उस प्रोडक्ट पे कितना कंट्रोल चाहिए। जब भी डिसीजन लो, कंपटीशन वालों को, कॉम्पिटिटर वालों को देख लो, और जब भी डिसीजन लो आप अपने लीगल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को भी कंसिडरेशन में रख लेना। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले ऑर्डर की प्रोसेसिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, फिर वेयर हाउसिंग होती है। ऑर्डर की प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, फिर वेयर हाउसिंग होता है। ऑर्डर की प्रोसेसिंग होती है, देन ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, देन वेयर हाउसिंग होता है। वेयर हाउसिंग रिड्यूस करता है द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है प्राइस का। प्राइस पे ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट प्राइस होता क्या है। तो एक होता है सेलर, एक होता है बायर। सेलर डिलीवर करता है प्रोडक्ट को, किसको, बायर को, and buyer in turn whatever consideration paid to the seller, that is price. So price means consideration paid by the buyer to the seller for delivering product from the seller to the buyer. ठीक है, ये होता है प्राइस। अब आता है व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस। मतलब इस क्वेश्चन को पहले समझो, वो कौन से फैक्टर्स है जो आपके प्राइस को डिटरमाइन करती है कि आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई प्राइस रखना चाहिए या लो प्राइस रखना चाहिए। So there are a lot of factors based on which your price determination should be depend. क्या क्या वो फैक्टर्स है, तो देखो, ऑब्जेक्टिव पहला फैक्टर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दूसरा फैक्टर, यूटिलिटी एंड डिमांड, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केटिंग मेथड यूज्ड बाय द बिजनेस, एंड देयर आर वेरियस गवर्नमेंट रेगुलेशंस आल्सो। तो अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव में, तो आप देखो आपका शॉर्ट रन में लॉजिक क्या है। शॉर्ट रन में अगर आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, मतलब अभी अभी तुरंत आपको एक साल के अंदर बहुत प्रॉफिट चाहिए, तो एक ही उपाय है, फिर हाई प्राइस रखो। बिजनेस चाहे बंद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर शॉर्ट रन में आपका ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, देन आपको हाई प्राइस रखना है। ठीक है, तो हाई प्राइस उस प्रोडक्ट का रखा जाएगा। और अगर आपको मैक्सिमाइज नहीं करना है, लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो आपको लो प्राइस रखना चाहिए। प्रोडक्ट का कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है।
प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको कैसे इफेक्ट करता है आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन को, तो देखो शॉर्ट रन में आपका टारगेट होना चाहिए, शॉर्ट रन में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इतना ही प्राइसिंग रखो कि आप अपना कॉस्ट रिकवर कर लो। लॉन्ग रन में जाकर आपको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों रिकवर करने का टारगेट करना चाहिए। प्रोडक्ट का कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट इज द मिनिमम प्राइस व्हिच शुड बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। In the short run, business should try to recover only the cost of the product, but in the long run, profit inclusive of cost दोनों रिकवर करने का टारगेट आपको करना चाहिए। यूटिलिटी एंड डिमांड नेक्स्ट फैक्टर है। यूटिलिटी एंड डिमांड में देखो, बायर वुड रेडी टू पे, बायर आपको तब तक उतना प्राइस देने को तैयार है जब तक उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उससे जो उसका यूटिलिटी मिल रहा है, वो उसके प्राइस पेड फॉर इट से ज्यादा है। मतलब जितना भी उसने प्राइस दिया उससे ज्यादा अगर उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तब तक तो प्राइस वो बायर पे करेगा, अदरवाइज उससे ऊपर पे नहीं करेगा। प्राइस डिटरमाइंड बाय द प्राइस कहाँ से डिटरमाइन किया जाता है? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट से। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतनी ज्यादा प्राइस होगी। उसके बाद बताओ, एक तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट, और तीसरा हो गया यूटिलिटी एंड डिमांड। नेक्स्ट फैक्टर वैसे ही मैं बता रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। मतलब एट द टाइम ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको अपने कंपटीशन का भी ध्यान रखना है। यू शुड गिव आल्सो द कंसिडरेशन ऑफ द कंपेटिटिव मार्केट इन द सेम इंडस्ट्री। मार्केटिंग मेथड आप कौन सा यूज कर रहे हैं? अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड, पुराने मार्केटिंग मेथड आप यूज कर रहे हैं तो आपका उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम होगा। तो आपको अगर पुराने मेथड, मार्केटिंग मेथड, पुराने एडवर्टाइजिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम रख सकते हो। और अगर आप ट्रेडिशनल कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट ही ये क्या कहते हैं, मॉडर्न मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, जो नए नए तरीके आ रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट ही ज्यादा होगी, तो आपको प्राइस भी ज्यादा सेट करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अभी देखो कोविड-19 में बहुत सारे प्रोडक्ट की प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है, जो एसेंशियल आइटम है। आप उस प्राइस के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। देयर आर वेरियस गवर्नमेंट रेगुलेशन जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्राइस का फिक्सेशन करें। तो पहला हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका शॉर्ट रन में ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना या लॉन्ग रन में है कमाना? कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज द मिनिमम प्राइस व्हिच शुड बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। बायर आपको तब तक पे करेगा जब तक, बताओ, जब तक उसने जो भी पे किया उससे ज्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यूटिलिटी एंड डिमांड, ये सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन था। कॉस्ट में आपको क्या रखना है याद? शॉर्ट रन में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रिकवर कर लो। लॉन्ग रन में प्रॉफिट प्लस कॉस्ट दोनों रिकवर करो। आप कंपटीशन का भी ध्यान रखोगे। मार्केटिंग मेथड पे डिपेंड करता है, आप मॉडर्न मार्केटिंग मेथड यूज करते हो और ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज करते हो। गवर्नमेंट रेगुलेशन को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अपना प्राइसिंग वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट आओ, अब आप देखोगे तो मार्केटिंग मिक्स के चैप्टर में हमने 4 पी थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन कर लिया। प्रमोशन मिक्स के फर्दर 4 पार्ट थे, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, टेक्निक, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, चारों हो गए। प्राइस वाला टॉपिक हो गया आपका। प्लेस वाला टॉपिक हो गया आपका। प्राइस में आपने देखा फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस, प्लेस में देखा फैक्टर डिटरमाइनिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने उसमें देखा कि डायरेक्ट चैनल क्या होता है, इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है। इनडायरेक्ट चैनल में आपने देखा जीरो, क्या कहते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। उसमें आपने देखा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, याद है ना? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर की प्रोसेसिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, और उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल के बाद वेयर हाउसिंग। अब लास्ट पी अपना आता है प्रोडक्ट। एक ये है, इसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो ही गया है। प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट जब भी आप करते हो तो प्रोडक्ट में 3 टॉपिक मेन है। एक है ब्रांडिंग, एक है पैकेजिंग, एक है लेबलिंग। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये 3 चीजों में डिस्कशन रखना है आपको। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। पैकेजिंग में देखो, सबसे फर्स्ट पैकेजिंग को बोला जाता है साइलेंट सेल्समैन। क्यों? पैकेट पे सब कुछ लिखा होता है। किसी प्रोडक्ट के पैकेज को देखकर आप अट्रैक्ट होते हो, और अगर अट्रैक्ट होते हो तो आप उसको खरीदते हो। मतलब वो तो खुद में सेल्फ एडवर्टाइजिंग है। तो जितना ज्यादा अच्छे से आप पैकेजिंग करोगे, जितना अच्छा पैकेट आपका रहेगा ना, उतना ही बेहतरीन। कभी कभी कोई साबुन देखा क्या जबरदस्त देखने में आपको लगता है, और अगर वो देखने में अच्छा लगता है लोग उसको खरीदना शुरू करते हैं। क्यों? इसीलिए इसको बोला जा रहा है, उसके पैकेजिंग कोई साइलेंट सेल्समैन है। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद बिकेगा।
तो पैकेजिंग इज द साइलेंट सेलमैन। पैकेजिंग क्या होता है? एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलप द कंटेनर एंड रेपर ऑफ द प्रोडक्ट। आप कंटेनर और रेपर ऑफ द प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करते हैं, उसकी कला को ही बोला जाता है पैकेजिंग। पैकेजिंग में 3 तरीके की पैकेजिंग होती है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन। आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, वहां से आप डिसाइड करना कि ये कौन सा पैकेजिंग है। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। ये देखो, मैं कोलगेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये जो आप सामने पिक्चर देख रहे हो, ये क्या है? ये कोलगेट का ट्यूब है। कोलगेट के ट्यूब, जब तक आप कोलगेट नहीं खत्म करते हो तब तक आपके पास लगभग जब तक लाइफ ऑफ प्रोडक्ट होता है तब तक ये पैकेजिंग आपके पास होगा। ये प्राइमरी पैकेजिंग है। ये कौन सी पैकेजिंग है? ये प्राइमरी पैकेजिंग है। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं कर देते हो, जनरल केस में ये लगभग हर एक प्रोडक्ट के केस में ऐसा होता है, प्राइमरी पैकेजिंग लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट तक रहती है। तो ये एक ट्यूब है। अगर मैं आपको बोलूं सेकेंडरी फिर क्या है, कोलगेट का सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है, तो देखो कोलगेट का आपको सेकेंडरी पैकेजिंग दिखाता हूं। ये देखो, ये जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये है कोलगेट की सेकेंडरी पैकेजिंग। ट्यूब के ऊपर जो ये बॉक्स लगा हुआ है ना कार्डबोर्ड का, इसे बोला जाता है एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, ये पैकेजिंग उसके और एडिशनल लेयर है, एक और लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कब यूज किया जाता है? जब आप प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करते हो, उस टाइम पे इस पैकेजिंग का यूज किया जाता है। ये देखो, ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये है जब आप प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो तब आपको हेल्प करता है। ये जो बॉक्स लगा है कर्टन का बॉक्स, इसे बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो 3 टाइप ऑफ पैकेजिंग होती है, आ जाओ नोट्स पे। प्राइमरी होता है जो उसके इमीडिएट कंटेनर है, इमीडिएट पैकेजिंग है, जैसे कि ट्यूब हो गया कोलगेट का। सेकेंडरी होता है एडिशनल लेयर ऑफ प्रोडक्शन, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, सॉरी, बॉक्स जो है। ट्रांसपोर्टेशन होता है फर्दर पैकेजिंग फॉर सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन, इमीडिएट कंटेनर, एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, फर्दर लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्स। इंपॉर्टेंस, पैकेजिंग आपने देख लिया कि पैकेजिंग 3 टाइप की होती है, लेकिन पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? बताओ, अगर वो प्रोडक्ट पूरे तरीके से कवर है तब वो हेल्थ एंड सैनिटेशन को बढ़ावा देता है। ये आपकी स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन को बढ़ाता है, स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन को बढ़ाता है। ठीक है, कोरोना के टाइम पे अगर आपको खुला प्रोडक्ट मिलता हो तो आपको एडवाइस किया जा रहा है भाई साहब मत कंज्यूम करें, है कि नहीं? ऐसे ही अगर वो प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग किया हुआ है तो दिक्कत नहीं है ना आपको। ये आपका राइजिंग करता है, बढ़ाता है स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। ये सेल्फ सर्विस आउटलेट है। सेल्फ सर्विस आउटलेट मतलब सारी चीजें आपको पूछनी नहीं पड़ती, ये प्रोडक्ट बना किस लिए, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब कुछ उस पर लिखा होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बाय द कस्टमर, कस्टमर उसको डिफरेंशिएट कर सकता है प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ कलर, साइज, सब कुछ उस पर पता चल जाता है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज क्यों बोला जा रहा है? जब लोग नए नए पैकेजिंग के तरीके, आज के टाइम पे ऐसे एडवांस्ड पैकेजिंग के टेक्निक आ चुके हैं ना कि प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को भी बढ़ाया जा सकता है। अगर पैकेजिंग अच्छी हुई तब वो प्रोडक्ट अगर खुले में छोड़ा जाए तो 2 दिन रहेगा, अगर उसकी पैकेजिंग प्रॉपर हुई ना तो उसको आप आराम से 10 दिन 5 दिन रख सकते हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग टेक्निक्स। तो ये इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देता है। बताना पहला, ये आपके हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। ये सेल्फ सर्विस आउटलेट के रूप में काम करता है। ये कस्टमर के लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के रूप में काम करता है बेस्ड ऑन कलर, साइज ऑफ द प्रोडक्ट। और ये इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ावा देता है। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? ये ऊपर जो आपने देखा, ये भी कहीं ना कहीं इसके फंक्शंस ही है इनडायरेक्टली, बट फिर भी ये प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है। ये प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, पैकेजिंग को देखकर आपको पता चल जाता है इस प्रोडक्ट के बारे में। ये हेल्प करता है हाउ टू यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, और ये प्रोडक्ट के प्रमोशन के रूप में यूज होता है। क्यों? इसको सेल्फ सर्विस आउटलेट भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे अपना पैकेजिंग वाला पोर्शन खत्म होता है, जिसमें आपने क्या पढ़ा कि पैकेजिंग होता क्या है। तो पैकेजिंग क्या, उसके कंटेनर और रेपर का जो डिजाइन किया जाता है उस टेक्निक को बोला जाता है पैकेजिंग। 3 टाइप ऑफ पैकेजिंग आपने देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन, नॉट टर्सरी। उसके बाद प्रोडक्ट में आपने एक और देखा था पैकेजिंग में, इसके फंक्शंस और इसके इंपोर्टेंस को, दोनों आप कंबाइंड करके पढ़ सकते हैं। अब आ जाओ लेबलिंग, अब आ जाओ लेबलिंग।
तो प्रोडक्ट में नेक्स्ट टॉपिक अपना है लेबलिंग का। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना लेबलिंग का मैं कह रहा हूं, उस लेबलिंग में आपको लेबलिंग होता क्या है। तो किसी भी प्रोडक्ट को जब भी आप खरीदते हो ना, हर एक प्रोडक्ट का एक लेबल होता है। उस प्रोडक्ट के लेबल पे देखो लिखा क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखो क्या लिखा है, ये ना दंत कांति का लेबल है। दंत कांति का जो प्रोडक्ट है उसका लेबल है। देखो क्या लिखा है, इस प्रोडक्ट का बैच नंबर क्या है, इस प्रोडक्ट की वेट कितनी है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसका एमआरपी क्या है। ठीक है, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। इसको आप 18 महीने में ही यूज कर लेना, नहीं तो ये प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा। फॉर सेल इन इंडियन सब कोऑर्डिनेट ओनली, मतलब सिर्फ इंडिया के ही उसपे रीजन में आप इसको सेल करोगे। ये इंफॉर्मेशन इस पे दिया हुआ है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है लेबलिंग पे, देखो लेट से ये भी दंत कांति के ही प्रोडक्ट का एक हिस्सा है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें कि ये प्रोडक्ट किस चीजों में यूज होता है, जर्म्स को क्लीन करने में यूज होता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का मेन ब्रांड क्या है, इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, इस प्रोडक्ट का ब्रांड मार्क क्या है, ये सारी चीजें इस पे लिखी होती है। इसका प्राइस क्या है। तो एक लेवल पे आपको वो सारे इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं जो आपको जरूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट को समझने के लिए। एक कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको उस लेबलिंग को ध्यान से देख लेना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं पेपर में अगर अपने पास क्वेश्चन आता है तो लेबलिंग कुछ आपको ऐसा डिजाइन करना चाहिए। ये यहाँ पे प्रोडक्ट का लोगो आ गया, जो भी प्रोडक्ट हो यहाँ पे उसका लोगो आ गया। उसके बाद ये कहाँ पे यूज होता है, इसमें क्या क्या विटामिन है। ठीक है, 100% हर्बल, जो भी इसके बारे में आप छोटी सी एक दो बातें फ्यू फैक्ट्स देना चाहते हो। इसका प्राइस क्या है, इसके क्वेश्चन क्या है यूज करने के टाइम पे। अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप कहाँ पे कॉल या मेल करोगे। डायरेक्शन फॉर यूज, आपको यूज कैसे करना है, मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसका वेट क्या है, कब तक आपको यूज कर लेना चाहिए, ये सारी चीजें एक लेबल पे लिखी होती है। ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया है आपको एक लेबल का डिजाइन है जो आपको फॉलो करना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर इन द एग्जाम। बहुत बार एक लेवल डिजाइन करने के लिए आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो लेबलिंग का जब आप टॉपिक करो तो लेबलिंग में एक तो पिक्चर हो गया अपना, आ जाओ नोट्स पे। अगर तो लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन पैकेज। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को उस पर पुट करना, इसी को लेबलिंग बोला जाता है कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में A to Z जानकारी आप ले लो। एक लेबलिंग के क्या फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर देता है। ऑब्वियसली अभी आपने देखा पूरे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके कंटेंट को, इसमें क्या क्या कंटेंट है इसको भी डिस्क्राइब कर रहा है। ये प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ये प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है बेस्ड ऑन कलर साइज, ये सारी चीजें। ये ग्रेडिंग में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को, हर एक प्रोडक्ट को ग्रेड दिया जाता है। ठीक है, इसके टॉप क्वालिटी ग्रेड है या ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ये ग्रेडिंग में हेल्प करता है। उससे इसकी लेबलिंग से ग्रेडिंग पे जाकर इफेक्ट होता है। ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक का ही एक टूल भी आप समझ सकते हो। अगर उसकी ग्रेडिंग अच्छी, इसकी लेबलिंग अच्छी है, तो ये भी एक सेल्स प्रमोशन टूल की तरह यूज होता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ भी होते हैं, लेबलिंग पे ही इंफॉर्मेशन होता है। जैसे आप नॉनवेज के प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको रेड डॉट मिलेगा, अदरवाइज ग्रीन डॉट मिलेगा। ये है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ ने बोला ये आपको देना पड़ेगा, अगर आपका नॉनवेज प्रोडक्ट है तो रेड साइन, रेड डॉट। तो ये लेबलिंग पे ही दिया जाता है और कहीं नहीं। ठीक है, ये जो भी चीजें आप देख रहे हो ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, जो लेबलिंग के थ्रू ये प्रोडक्ट में आपको पास ऑन किया जा रहा है। और लेबलिंग का आपको डिजाइन ध्यान रखना है। इसके अलावा लेबलिंग में कुछ भी नहीं। लेबलिंग होता क्या है, लेबलिंग के फंक्शंस और लेबलिंग का डिजाइन जो मैंने आपको दिखा दिया। अपना मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या प्लेस, एक तो प्लेस हो गया, प्लेस में बताओ क्या, ब्रांडिंग बचा हुआ है, पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, प्राइस पूरा हो गया, प्लेस पूरा हो गया, प्रमोशन हो गया, प्रमोशन मिक्स भी हो गया, ब्रांडिंग बचा हुआ है। प्रोडक्ट का ही पार्ट है पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग। तो ब्रांडिंग का मतलब देखो, ब्रांडिंग होता है प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ नेम। किसी भी प्रोडक्ट का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नाम दिया जाता है उसको, यूनिक, जिसको बोला जाता है ब्रांड नेम।
ब्रांड नेम क्या है? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताऊं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ब्रांड नेम है, उसका साइन दिया जाता है, उसका सिंबल दिया जाता है, जिसे बोला जाता है ब्रांड मार्क। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको अगर दिखाऊं लोगो, तो बताओ क्या होता है? ये आपके स्क्रीन पे जो है, ये देखो, ये जो है, ये है उसका ब्रांड नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो है ये है ब्रांड मार्क लोगो, ये है उसका ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क को आप स्पीकेबल नहीं होता, आप बोल नहीं सकते, और इसको आप बोल सकते हो, इसको बोल नहीं सकते। ब्रांड मार्क को क्या बोलोगे आप? ठीक है, तो एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है ब्रांड मार्क। इन दोनों के असाइनिंग करने के प्रोसेस को ही बोला जाता है ब्रांडिंग, जिससे प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होता है। आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई तुरंत कर लेते हो। कैची होता है, मैगी के प्रोडक्ट को देखकर तुरंत दूर से बता देते हो ये मैगी है कि नहीं? ब्रांड मार्क क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट कैन नॉट बी स्पीकेबल। बिल्कुल बता दिया। ब्रांड नेम क्या होता है? दैट कैन बी स्पोकन। ट्रेडमार्क क्या होता है? अगर आप ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड करवा देते हो तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ब्रांड मैक का एडवांटेजेस क्या होता है? ब्रांडिंग का एडवांटेजेस कुछ कस्टमर को भी होता है, कुछ मैन्युफैक्चरर को देखो क्या फायदा है, ये प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाता है बेस्ड ऑन कलर, साइज, ये सारी चीजों के ऊपर। ये प्रोडक्ट के एडवर्टाइज करने में हेल्प करता है। बताओ एडवर्टाइज करने में आपको कब हेल्प मिलेगा? अगर आपका ब्रांडिंग है तो आप एक चीज से बहुत सारी चीजें बता देते हो प्रोडक्ट, है कि नहीं? डिफरेंशियल प्राइसिंग, अगर आप ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहते हो तो ब्रांड का अलग प्राइस आप बढ़ाकर भी कस्टमर से ले सकते हो पैसा, हायर प्राइस भी आप चार्ज कर सकते हो। आपको नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में आसानी होती है। मैगी अगर अपने और भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो इजीली उसका मार्केट में सेल होने लग जाएगा। क्यों? एक वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है जिसको लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, इजी लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट। कस्टमर को क्या फायदा होता है? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ये क्वालिटी को सर्टिफाई करता है, और एक स्टेटस सिंबल के रूप में यूज होता है। अगर आईफोन है तो आईफोन अपना ब्रांड है, लोगों के स्टेटस सिंबल के रूप में। बहुत लोगों को आईफोन बस स्टेटस सिंबल के रूप में रखना है। क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? अच्छी ब्रांड नेम की क्या क्वालिटीज होती है? तो बताओ, ये शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू स्पेल होना चाहिए, स्पेलिंग करना आसान हो, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए। मतलब आप अगर नए नए प्रोडक्ट भी ला रहे हो तो इसी ब्रांडिंग में ही, ऐसा नहीं कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड हो। स्टूडेंट भी बिकम आउटडेटेड, तुरंत आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मार्केट में लंबे समय तक टिकने लायक होना चाहिए। कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, ऐसा नहीं कि किसी का कॉपी कैट हो। डिस्टिंक्टिव, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका होता है खत्म ब्रांडिंग। मार्केटिंग मिक्स का 4P आपका खत्म हो गया। क्या क्या पढ़ा आपने? प्रोडक्ट, जिसमें आपने पढ़ा पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग। आपने पढ़ा प्राइस, प्राइस का मीनिंग और प्राइस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हाई प्राइस या लो प्राइस। प्लेस आपने पढ़ा, जिसमें पढ़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप्स क्या है, एंड व्हाट आर द फैक्टर डिटरमाइनिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट चैनल, लॉन्ग चैनल। आपने पढ़ा प्रमोशन, जिसमें आपने 4 पढ़ा, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। 4P खत्म होने के बाद कुछ मिसलेनियस से टॉपिक बचते हैं। जैसे कि एक बचता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज क्या होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज क्या होता है, इसको टॉपिक को समझने के लिए मैं पहले बताऊं, एक बार ना मेरे साथ माइंड सेट करो। आपको अगर थोड़ा भी ज्यादा लग रहा हो तो आप 5 मिनट का ब्रेक लें, आप अच्छे से इन टॉपिक्स को देख लो, या तो 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद आप ये लेक्चर यहीं पे रोक कर और 5 मिनट का ब्रेक लेकर फिर आप वापिस देखें। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज ना पांच पांच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज होते हैं। एक होता है, एक आपका पांचों के पांचों का पहले आप लॉजिक समझो। एक होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले लॉजिक समझो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आपका टारगेट होता है जितना प्रोडक्ट बना सकते हो बनाओ, अभी बेचने का टेंशन मत लो, जितना प्रोडक्ट बना सकते हो बनाओ। एक होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे कहता है आप क्वालिटी पे फोकस करो, ज्यादा बनाने पे और ज्यादा बेचने पे नहीं, आप क्वालिटी पे फोकस करो, क्वालिटी पे अपनी मजबूत पकड़ बनाओ। तीसरा होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है? जितना ज्यादा बेच सकते हो, अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक लगा दिया जाता है। अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक मतलब जैसे भी हो आपको बेचना है, कुछ भी हो आपको बेचना है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करो। एक होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए। और एक होता है सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आप कस्टमर को तो सेटिस्फाई करो,
उसके साथ सोसाइटी को भी सेटिस्फाई करो। बताओ, सोसाइटियल भी है, मार्केटिंग भी है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है? फैक्ट्री में। इसका भी फैक्ट्री में, इसका भी फैक्ट्री में, बट इसका क्या होगा? बताओ, इसका बताओ, ये फैक्ट्री में क्यों होता है? प्रोडक्ट बनाना पहला काम है, प्रोडक्ट यहाँ भी बनाना पहला काम, यहाँ भी बनाना, तभी तो यहाँ पे मार्केटिंग ना सेल करने के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? कस्टमर की नीड को आपको समझना पड़ता है, तो कस्टमर की नीड पहले समझोगे, उसके बाद आप प्रोडक्ट को बनाओगे। इसीलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट है। सोसाइटियल मार्केटिंग पॉइंट, मार्केट भी स्टार्टिंग पॉइंट है, सोसाइटी भी, मतलब मार्केट का भी नीड समझो, सोसाइटी की भी नीड समझो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट चाहता तो है, डिमांड तो है, बट वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, नहीं बनाना ऐसा प्रोडक्ट। इसका मेन फोकस किस पे होता है? बताओ, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे, जितना क्वांटिटी बना सकते हो बनाओ। इसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। इसका बताओ सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बने हैं ना, जो बन गए प्रोडक्ट, उसको जैसे भी हो बेचो। यहाँ पे कस्टमर की नीड पे, और यहाँ कस्टमर नीड और सोसाइटी के वेलफेयर दोनों पे फोकस किया जाता है। उसके बाद देखो मींस, रिसोर्सेस, यहाँ पे मेन है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, फैक्ट्री में प्रोडक्ट हमेशा स्टॉक में होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट पे हमेशा इंप्रूवमेंट पे फोकस करो। यहाँ पे सेलिंग एंड प्रमोशन, लोगों को सेलिंग एंड प्रमोशन टेक्निक लगाओ और बेचो इसको। यहाँ पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक मतलब प्रोडक्ट भी बेचना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान देना है, यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। एंड कब हो जाता है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव खत्म कब हो जाता है? तो जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉफिट हर किसी में है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, वही आपका एंड ऑब्जेक्टिव है। बट यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है बाय इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम, यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है बाय इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है बाय इंक्रीजिंग कस्टमर एज वेल एज सोसाइटी सेटिस्फैक्शन। बताओ, पहला देखा आपने स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दूसरा देखा आपने, बताओ मेन फोकस आपका किस पे है, तीसरा आपने मींस, और चौथा ये आपका ऑब्जेक्टिव खत्म कब हो जाता है। ठीक है, तो एक आपने इस चैप्टर के लास्ट में सबसे पहले और क्या क्या देखना है वो देखते जाओ। तो यहाँ पे आप देखो 4P खत्म हो गया, और मार्केटिंग फिलोसफीज, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। अब जो पढ़ा रहा हूं ना इधर, वो सारे मिसलेनियस पॉइंट है। मिसलेनियस पॉइंट में आपने पहला देखा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, दूसरा आप देखोगे एक क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, बताओ जितनी भी पूरी चैप्टर आपने पढ़ी वो पूरी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग थी, बिकॉज मार्केटिंग ही तो है सब कुछ जो पढ़ रहे हो। ब्रांडिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग देखो क्या क्या है, ब्रांडिंग है, लेबलिंग, पहले आप प्रोडक्ट को टारगेट करो, पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया। आप टारगेट करो किसको? प्लेस, प्लेस को टारगेट करो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांडिंग है कि नहीं? आप टारगेट करो प्राइस को, तो प्राइस डिटर्मिनेशन भी एक ब्रांडिंग, ये क्या कहते हैं आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है। प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स बताओ क्या क्या थे, वो सेल्स प्रमोशन वो सब क्या है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है आपका। क्या कहते हैं और भी आप बताओ, यहाँ पे सेल्स प्रमोशन के अलावा क्या क्या पॉइंट थे? एडवर्टाइज करना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। तो जो भी आपने पढ़ा सब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, तो ये आप मैनेज करोगे इंटर में। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज आपने देख लिया। एक क्वेश्चन आपके बुक में है, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, वो आप एक बार अपने हेड पे जहां से भी आप रेफर कर रहे हो वो आप कर लेना। मैं आपको ओरली बता देता हूँ होता क्या है, वो यहाँ पे मैंने नहीं कवर किया है। मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है? सेलिंग का मतलब अभी मैंने क्यों नहीं कवर किया ना, क्योंकि अभी बता दिया। सेलिंग का मतलब होता है बाय अप्लाइंग एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक, आप जो भी प्रोडक्ट आपने बना दिया उसको बेचना ही बेचना है, चाहे वो प्रोडक्ट खराब हो चाहे वो अच्छा हो। पर मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान रखना है। मार्केटिंग ना आपके प्रोडक्ट बनने के पहले ही स्टार्ट हो जाती है, बट सेलिंग प्रोडक्ट बनने के बाद स्टार्ट होता है। मार्केटिंग पहले क्यों हो जाता है? क्योंकि कस्टमर की नीड को समझते हो, फिर प्रोडक्ट बनाते हो, फिर प्रोडक्ट बेचते हो। और सेलिंग क्या है? प्रोडक्ट बना दिया अब बेचो। अगर आपने इसका ये पॉइंट समझ लिया मार्केटिंग सेलिंग, अब जो आप डिफरेंस देखोगे ना आपका ऐसे बिल्कुल चुटकी में खत्म होगा वो टॉपिक। अब इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग वगैरह जो स्टार्टिंग में देखा। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मेन आपका, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज और 4P प्लस मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है।
इस चैप्टर का ये हुए हैंड रिटन नोट्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी चैप्टर में हैंड रिटन नोट से करवाऊंगा, किसी ना किसी स्टूडेंट से मैं कलेक्ट करने की, जिसको मैंने पढ़ाया है उनसे मैं नोट्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको हैंड रिटन नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप अपना नोट्स खुद इस समय मत बनाना, इतना टाइम नहीं है आपके पास। सिंपली आप इस लेक्चर को प्लस इस नोट से रिवाइज करके आप केस स्टडीज देख लो। ठीक है, जहां से भी जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उससे आप अपना केस स्टडीज देख लो, सारे केस स्टडी आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक एक छोटे से छोटे टॉपिक को मैंने यहाँ पे करवा रखा है। आपको वर्ड्स पे फोकस रखने की क्या है, एक एक वर्ड जो कीवर्ड मैंने यहाँ पे बताया आपको उस पे फोकस। टॉपिक पूरा ऐसे खत्म होता है अगर आप पूरे, अगर कोई भी चीज कोई भी चैप्टर आपको समझना, उस चैप्टर का आपको आउटलुक मालूम होना चाहिए कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। जैसे मैं अभी अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट में, तो आपको मार्केटिंग मिक्स पढ़ना था, उसके सारे टॉपिक मालूम होना चाहिए। और मिसलेनियस टॉपिक में आपको तीन टॉपिक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, ये अच्छे से आपका नेक्स्ट चैप्टर जैसा मैंने बोला था वैसा अपलोड करूंगा। ठीक है, आप इसको प्लीज जितना भी लाइक हो सके लाइक करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ इसको शेयर करें, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले पाए। मैं सिर्फ आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, जितना हो सके आप इसको शेयर करें, और अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।